मार्च महीने में पूरे बिहार में कबड्डी के बोल गूंजेगी, क्योंकि बिहार में अगले महीने कबड्डी के 2 नेशनल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। एक टूर्नामेंट राजधानी पटना में और दूसरा राजधानी के बाहर आयोजित होगा। इसमें से एक आयोजन होली के पहले और दूसरे होली के बाद होगा। करीब 20 से 21 साल बाद नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पटना से बाहर किया जा रहा है। बिहार राज्य कबड्डी संघ की देखरेख में पूर्वी चंपारण में जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल मोतिहारी में नेशनल सब जूनियर बालक कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 16 से 19 मार्च तक चलेगा। वहीं बालिका वर्ग की नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में होली के बाद 31 मार्च से 3 अप्रैल तक की जाएगी। वर्तमान समय में बिहार नेशनल सब जूनियर कबड्डी का चैंपियन है। बोकारो में सत्र 2022-23 के लिए आयोजित नेशनल सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में बिहार के खिलाड़ियों ने हरियाणा को पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। मेजबान होने के कारण इस प्रदर्शन को अपने घरेलू दर्शकों के बीच बिहार के खिलाड़ी दोहराने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसकी तैयारी बिहार राज्य कबड्डी संघ की ओर से कर दी गई है। हफ्ते भर में आधे उम्मीदवार घोषित कर सकती है कांग्रेस। कमलनाथ बोले, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ, फौरन फैसला करे स्क्रीनिंग कमेटी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा, हफ्ते भर में मध्य प्रदेश के 50% उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। वहीं कमलनाथ ने कहा कि कुछ दिन में लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में चुनाव हो सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी में जो लोग हैं फौरन फैसला ले। अगर 2 उम्मीदवारों का फैसला होता है तो उन 2 को खबर कर दे। पूरी सूची बनाने के चक्कर में ना पड़े, ताकि जितने उम्मीदवार तय हो जाते हैं वे तो अपना काम शुरू कर पाएं। रविवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में कमलनाथ ने कहा, मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार करता रहूंगा। लोगों को बता दें कि उम्मीदवारों को लेकर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन आपका नाम फाइनल है। उम्मीदवारों को समय मिलना जरूरी है। हम चुनाव से 20-25 दिन पहले खबर करते हैं। लोकसभा चुनाव में इतने दिन पर्याप्त नहीं होते। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को खत्म हो जाएगी। यात्रा के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। हमें कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। उनका मनोबल टूटा हुआ है। कमलनाथ ने कहा कि लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वे कोर्ट कचहरी की मेहनत कर रहे हैं। अगर ईवीएम से वोट बीजेपी को जाना है तो हम क्यों कुछ काम करें। हम अभी ईवीएम के चक्कर में ना पड़े। ये मामला दिग्विजय सिंह देख रहे हैं। ईवीएम की बात दिग्विजय सिंह को करने दें। वे पॉलिटिकल पार्टियों से बात कर रहे हैं। ये अकेले एमपी का नहीं, पूरे देश का मामला है। हर पार्टी का मामला है। इसे दिग्विजय सिंह हैंडल करें जैसे वो ठीक समझते हैं। हमें तो अपनी तैयारी शुरू करनी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण रविवार से शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव सुपौल के त्रिवेणीगंज में रोड की शुरुआत करेंगे। यहां से उनका काफिला अररिया की ओर बढ़ेगा। यहां से तेजस्वी की यात्रा किशनगंज और भागलपुर जाने वाली, लेकिन इन 2 जिलों का कार्यक्रम रद्द हो गया है। राजद प्रवक्ता ने बताया कि जन विश्वास यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसे लेकर जिले के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में आरजेडी समर्थक सड़क पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले रविवार को उन्होंने हाजीपुर के महुआ में रोड शो किया। तेजस्वी के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी मौजूद थे। यहां से समस्तीपुर पहुंचे तेजस्वी यादव ने बस से ही लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। समस्तीपुर के बाद पूर्व डिप्टी सीएम रात 8 बजे दरभंगा पहुंचे। तेजस्वी यहां 7 घंटे लेट पहुंचे। यहां उन्होंने दरभंगा मेडिकल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि जो 17 सालों में नौकरी देना नहीं चाहते थे, हमने 17 महीने में छीन कर नौकरी ली। पूर्व डिप्टी सीएम ने 3 मार्च को पटना में प्रस्तावित रैली के लिए एक व्यक्ति को 4-4 लोगों के साथ आने की अपील की है। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल अब तक एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि मामला कोर्ट में लंबित है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को है। रोजाना समन भेजने की जगह ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हम INDI अलायंस नहीं
नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार को इस तरह हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पिछली बार एजेंसी के समन को लेकर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा था कि ईडी का ये समन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की गरिमा बरकरार रखते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव केस में फैसला दिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया, भाजपा उसी का बदला ले रही है। इसके पहले ईडी केजरीवाल को 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज चुकी है। जब 5 समन के बाद भी दिल्ली सीएम पूछताछ के लिए नहीं आए तो ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका लगाई थी। 14 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल से कहा था कि आप 17 फरवरी को अदालत में हाजिर होकर पेशी में ना जाने की वजह बताएं। तब केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और बजट सेशन के कारण वर्चुअली कोर्ट में पेश हुए थे। मनमोहन देसाई ने 23 फिल्में बनाई, 15 ब्लॉकबस्टर रही। अमिताभ बच्चन के साथ दी 7 सुपरहिट। उनसे कहा था मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर मनमोहन देसाई की आज 27वीं बर्थ एनिवर्सरी है। ये एकमात्र ऐसे डायरेक्टर रहे जिन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में दी। इन्होंने अपने करियर में कुल 23 फिल्में बनाई, जिनमें से 15 ब्लॉकबस्टर रही। अमिताभ बच्चन इनके फेवरेट एक्टर थे, जिनके साथ इन्होंने 7 सुपरहिट फिल्में बनाई। इनमें कुली, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, मर्द, गंगा यमुना सरस्वती जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों में काम करके अमिताभ बच्चन काफी हिट हुए थे। देसाई का फिल्मी करियर काफी सफल रहा। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही थी। जब वो 4 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया था। पिता कीकूबाई पर बहुत कर्ज था तो सारी जमीन जायदाद बिक गई और परिवार सड़क पर आ गया। मनमोहन देसाई ने जब शादी की तो पत्नी प्रभा की भी मौत हो गई। इसके बाद उन्हें एक्ट्रेस नंदा से प्यार हुआ, लेकिन दूसरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक हादसे में देसाई का निधन हो गया। मनमोहन देसाई का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता कीकू भाई फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने 1931 में पैरामाउंट फिल्म स्टूडियो की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने ज्यादातर एक्शन फिल्में ही प्रोड्यूस की थी। ये वो दौर था जब मनमोहन देसाई बड़े हो रहे थे। तभी लाइफ में उन्हें ऐसा झटका लगा कि वो उससे जीवन भर उभर नहीं पाए। झारखंड प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सिंहभूम से सांसद और झारखंड पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से वो गठबंधन से नाराज चल रही थी। रांची में बीजेपी पार्टी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनका पार्टी में स्वागत किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमर बाउरी भी मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गीता कोड़ा ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, ना ही कोई सोच है। पार्टी ने देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। गीता कोड़ा ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि मैंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है और इसके पीछे का कारण सभी जानते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से देश को गर्त में डाला है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कांग्रेस सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन अपना परिवार साथ लेकर चल रही है। राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना और जनता के बीच रहना। जहां जनता के हित को दरकिनार किया जा रहा है, वैसी पार्टी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अब मैं भाजपा के साथ जनता की सेवा करूंगी। मोदी के सपनों के भारत में जो भी मेरी भूमिका होगी उसे निभाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 26 फरवरी को देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से करघा धागों को एक साथ जोड़ता है, ये कार्यक्रम भारत और दुनिया के धागों को जोड़ रहा है। आज 100 से अधिक देशों के 3000 से अधिक एग्जीबिटर्स, 3000 बायर्स और 40,000 ट्रेड विजिटर्स इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक साथ आए हैं। ये कार्यक्रम टेक्सटाइल इकोसिस्टम के मेंबर्स को आपस में मिलाने और अपने विचार शेयर करने का एक मंच बन गया है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने एग्जीबिशन देखा और एग्जीबिटर के साथ बातचीत की। भारत ने अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित देश के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और भारत का
कपड़ा क्षेत्र इन चारों से जुड़ा है और इसलिए भारत टैक्स के आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। विकसित भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 में भारत के टेक्सटाइल मार्केट का वैल्यूएशन 7 लाख करोड़ रुपए से भी कम था, जो आज 12 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। पिछले 10 सालों के दौरान फैब्रिक और अपैरल के प्रोडक्शन में 25% की वृद्धि हुई है। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के क्वालिटी कंट्रोल पर फोकस्ड है।